पीएम मोदी के जरिए अपनाई गई पॉलिसियों पर एक ट्वीट के जरिए जबरदस्त तंज किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के दौर में हुकूमत की हुसूलियाबियां, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में मध्य प्रदेश में हुकूमत गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली और जुलाई में राजस्थान हुकूमत गिराने की कोशिश। ट्वीट के आखिर में राहुल गांधी ने लिखा, इसीलिए मुल्क कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। तो राहुल गांधी का सीधे तौर पर मरकजी सरकार को एक तरफ से घेरने की कोशिश है। दूसरी जानिब राहुल गांधी की इस तनकीद का जवाब ट्वीट के जरिए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिया, लेकिन उसके फौरन बाद वो मीडिया के सामने आए और वो मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर तनकीदों के तीर बरसाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी अब ट्विटर की पार्टी बनकर रह गई है, कांग्रेस को सहारे की तलाश है। पार्टी बनकर राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे हैं और इसलिए हताश निराश पार्टी सरकार पर कुछ भी प्रहार करने की चेष्टा कर रही है, वो सफल नहीं होंगे। आज उन्होंने ट्वीट किया, फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। तो यही आपका काम चल रहा है और ये समझना चाहिए, उन्होंने मोमबत्ती जलाना का जो काम 130 करोड़ जनता ने किया उसका अपमान किया। मोमबत्ती जलाना कोरोना वॉरियर्स का संबल बढ़ाने के लिए था और ये कोरोना वॉरियर्स का भी अपमान है, कोरोना योद्धाओं का भी अपमान है और साथ ही साथ ये मोम जनता का भी अपमान है। हमें समझना चाहिए कि आज कोरोना में दुनिया में क्या स्थिति है। अमेरिका हो, यूरोप हो या ब्राजील जैसे बड़े देश हो, उनसे हमारी केसेस भी और एक्टिव केसेस भी और मृत्यु दर भी तुलना में बहुत कम है। तो ये जो है, ये भारत की सफलता है। जिस तरह से कोरोना की लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में चल रही है और जनता जो साथ दे रही है, जनता मोदी जी के साथ है। कांग्रेस अब सहारा ढूंढ रही है, बेसहारा हो गई है। प्रकाश जावड़ेकर का जवाब अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल सामने आए। उन्होंने मरकजी सरकार को सख्त अंदाज में तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि मरकजी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस पर हमला कर रही है। ये कांग्रेस से नहीं, कोरोना और चीन से मुकाबला करने का वक्त है। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमेशा आलोचना की तरफ जाती है। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहूंगा कि जो आपने बातें गिनाई हैं, जिसके बारे में आपने कहा है, मुझे शायद लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी है। आपने देखो शाहीन बाग की बात की और आपको तो जानकारी ज्यादा होगी, क्योंकि पुलिस जो आपके सरकार के अधीन है, वो पुलिस ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ रही थी
आपको तो इस बात का मालूम होगा। और आज के दिन तो कई याचिकाएं डल रही हैं हाईकोर्ट में कि पूरी तरह से ठीक तरह से तफ्तीश हो नहीं रहा, किस तरह से कुछ लोगों ने दंगे फैलाए, और उसके बारे में आप ना ही कुछ कहें तो अच्छा है। जहां तक चीन का सवाल है, तो मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि जो वास्तविकता है वो तो देश को बता दीजिए जरा, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हो गया, और ये महामारी और ये जो अपना कोरोना वायरस है इसको केवल 21 दिन लगेंगे, और 21 दिन तो अभी तक खत्म नहीं हुए जावड़ेकर साहब। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन चीजों से हटकर अपनी सरकार को कहिए कि देश की समस्याओं के बारे में ज्यादा ध्यान दें। फिर चीन की बात आ गई। चीन में एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे वो ही प्रेसिडेंट शी कह रहे थे। प्रेसिडेंट शी क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमने कोई भी जमीन, हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा नहीं किया। और वही बात 19 जून को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी कि ना तो हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा किया है, ना आज किसी का कब्जा है, और ना किसी पोस्ट पे चीनियों का कब्जा है। और आपका वहां जो एम्बेसडर है चीन का, वो कहने लगा कि नहीं, ये डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और गलत तरीके से चीनियों ने हमारी जमीन का कब्जा किया है। आपका विदेश मंत्रालय ने भी ये बात मान ली, आपके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय ने भी ये बात मान ली। तो मुश्किल तो यह है कि आपकी सरकार में हमें यह नहीं पता लगता कि सच क्या है और असत्य क्या है, यही नहीं पता चलता। तो ये पहले आप बयान देने से पहले इतना जरूर बता दीजिए कि सत्य क्या है, क्योंकि आपके सारे डेटा गलत होते हैं। आपको मालूम है कि हम देश की आर्थिक स्थिति किस तरफ जा रही है। महामारी तो हम चाहते हैं खत्म हो, और अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में अब जोरों शोरों से काम हो रहा है, लेकिन आपको फैसला पहले लेना चाहिए थे, फरवरी में ही लेना चाहिए था कि सारी एयर फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए थी। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई भी सामने आए। उन्होंने भी राहुल गांधी की हिमायत करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक निडर लीडर है, पूरी बेबाकी और बेखौफ होकर सरकार की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज एक बात ध्यान में रखिए कि राहुल जी एक नेता ऐसे हैं ऑल इंडिया लेवल पे कि जो ये सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। बेडर लीडर है वो, और वो कोई डरते बिरते नहीं। इनकी ईडी ये वो जो हमेशा लोगों को डराते हैं, वो डरपोक लीडर नहीं, सही माने में बेबाक लीडर हैं। और उन्होंने जो सवालात उठाए बिल्कुल 12 फरवरी को उन्होंने कहा था कि इस देश में बड़ा संकट आ सकता है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आवाम को आज एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम का आज ऐलान किया और साथ ही यह भी कहा कि आने वाले 6 माह के अंदर यह स्कीम जमीन पर नजर आएगी, क्योंकि इस ऐलान के बाद आगे कार्रवाई शुरू की जा रही है और इसको मुकम्मल करने में 6 से 7 माह की मुद्दत लग सकती है। पिछले 5 साल में जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, राशन की व्यवस्था में हमने काफ़ी सुधार किए हैं। दिल्ली के अंदर अब राशन मिलने लगा है लोगों को, दुकानें समय पे खुलने लगी थी। लेकिन आज हमारी कैबिनेट ने सुबह अभी 11 बजे बैठ के जो निर्णय लिया वो किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। आज हम लोगों ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा, राशन लोगों के, गरीब लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। तो इस योजना के तहत स्कीम इस तरह से है कि एफसीआई के गोडाउन से गेहूं उठाया जाएगा, उसको चक्की में ले जाके आटा बनाया जाएगा
आटे के, चीनी के और चावल के बोरी में या पैकेट में उनको पैकिंग की जाएगी और वो पैकेट जो है अच्छे साफ सुथरे पौष्टिक राशन के पैकेट हर घर के अंदर राशन जो बेनिफिशियरी है उनके घर पे राशन डिलीवर किया जाएगा। हर एक को ऑप्शन दिया जाएगा। अगर कोई कहेगा कि मुझे तो अपनी दुकान वाले से ही राशन लेना है, वो दुकान वाले से राशन ले सकता है। अगर कोई कहेगा कि मुझे होम डिलीवरी चाहिए राशन की, वो होम डिलीवरी कर सकता है। किसी के ऊपर भी सबसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। होम डिलीवरी के तहत आटा दिया जाएगा, गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये योजना 6 से 7 महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके बाद सारी टेंडरिंग होगी, सारे कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे, तो इसको लागू करने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं। और इसी के साथ जिस दिन से दिल्ली में होम डिलीवरी ऑफ राशन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चालू होगी, उसी दिन से दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की स्कीम केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन स्कीम भी लागू हो जाएगी। खैर, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच जहां मुख्तलिफ तबके का बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान के एथलीट्स, खासतौर पे वो एथलीट्स जो अभी अभी उड़ान भरना चाह रहे थे, लेकिन वक्त ने ऐसा सितम किया कि वो आज रेहड़ी पटरी पर फल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उनको मदद बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही है, इसलिए मजबूरी में खासतौर से वो नौजवान एथलीट्स जो अभी अभी 2-3 बार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इस लॉकडाउन के बीच बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है और वो सरकार की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन सरकार कितनी मेहरबान है, तो आप तस्वीरों में देख लीजिए। कोई रेहड़ी पर, कोई ठेले पर केला बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ और खरीद रहा है। ये है इनके सबूत, ये है उनकी गवाही। ज़रा एक बार उनके दर्द को भी सुन लीजिए। सर, मैं 2015 में आया था। मुझे बहुत इंटरेस्ट था एथलेटिक्स करने का। मैंने बहुतों को देखा, अपने दोस्तों को देखा करते हुए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को अपना करियर देखना था, तो उसकी वजह से मैं इतना हाइट है नहीं जो आर्मी में जा सकूं अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए। रेलवे के लिए देखा मैंने। फिर काफ़ी सारे मैंने पेपर दिए, उसमें थोड़ा रह गया पेपर में। तो सर मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, फिर मैंने एथलेटिक्स शुरू करा। फिर मैंने 2017 में मैंने मेडल आया था छत्तीसगढ़ में, नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप आई थी। उसके बाद 2018 में दिल्ली स्टेट में ब्राउन्ज मेडल था 10 किलोमीटर में। उसके बाद 2019 में ब्राउन्ज मेडल था 10 किलोमीटर दिल्ली स्टेट में। इस तरह आपने सफर की शुरुआत करी, लेकिन आप काम क्या करते हैं? इस एथलेटिक्स के अलावा आप कोई काम भी? सर, मैं दिल्ली मिल स्कीम में जॉब करता हूँ। नाइट शिफ्ट है मेरी, क्योंकि मेरे पास अपना खर्चा भी निकालना पड़ता है। फैमिली इतनी मतलब सपोर्ट नहीं कर पाती। मेरे फादर है नहीं और मदर गांव में रहती हैं, तो उसकी वजह से मेरे को अपना खुद खर्चा करना पड़ता है। मेरे को 9 साल हो गए DMS में, दिल्ली मिल स्कीम में काम करते करते, और अपना खर्चा खुद चला रहा हूँ। कॉलेज का हो गया मेरा, अपना रेंट का निकालना पड़ता है, और अपना जो बस का किराया हो गया, खाने पीने का, ये सारा खर्चा मेरे को खुद उठाना पड़ रहा है। फिर मैं नेशनल लेवल खेला, इंटरनेशनल लेवल खेला। मेरा नेशनल में मेडल था, इंटरनेशनल में ही मेडल था। मैं नेशनल में सिल्वर मेडल था और इंटरनेशनल में ब्राउन्ज मेडल था। यूथ एशियन में ब्राउन्ज मेडल था मेरा। मैंने पहले अपने स्टेट का नाम रोशन किया, फिर अपने देश का नाम रोशन किया। मैं सर डेकैथलीट हूँ। मैं 10 इवेंट करता हूँ, 100 लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिंग, 15 100 मीटर, पोल वॉल्ट, हाई जंप, ये सारे इवेंट 10 इवेंट उस डेकैथलॉन में आते हैं। और इसको डेकैथलॉन कहते हैं सर। इसमें पॉइंट जोड़े जाते हैं, जिसके ज़्यादा पॉइंट रहते हैं उसके हिसाब से मेडल दिया जाता है। एक बात और, एथलीट को अपने ट्रैक पर होना चाहिए अपने तैयारी के लिए। आप इस रेडी के साथ हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर ये है कि मेरे पास घर में इतना अफोर्ड नहीं है कि मैं पैसे इकट्ठा करके अपने घर चला सकूं, क्योंकि सर घर पुअर फैमिली के ज़्यादा अच्छा वो नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा नहीं है कि हमारे घर वाले गेम करा सकते हैं। लेकिन भगवान को बहुत ऊपर वाले का शुक्र है
कि मेरे घर वालों ने मेरे इतना गेम करवाया 3-4 साल तक, मुझे इस लेवल पे पहुंचाया। उन्होंने मुझे डाइट के पैसे दिए, खाने के पैसे दिए, मुझे काम करने को बिल्कुल नहीं बोला, अच्छे से डाइट दी, अच्छे से रहा सहा। लेकिन अब फिर लास्ट टाइम पैसे आके मतलब घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी पैसों की, उसकी वजह से मुझे गेम छोड़ने की नौबत आ गई है। कोविड ने कितना इम्पैक्ट डाला है आपको? सर कोविड ने तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डाला है कि सर जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, जब से तो कुछ हालात ही घर के ख़राब हो गए। एक तो वैसे ही घर में पैसे नहीं थे, ऊपर से फिर ये चल गया है तो और ख़राब हो गया ना, दुकान लग रही है हमारी, रेडी वेडी कुछ नहीं लग रही है। घर में जो पैसे तो खा गए, फिर बाद में पैसे ख़त्म हो गए तो फिर स्कूलों से खाना लाना चालू कर दिया। फिर राशन जो मिलता था गवर्नमेंट ने दिया था फ्री वाला, वो थोड़ा वो लाना चालू कर दिया। फिर वो ख़त्म हो गया तो फिर फैमिली से, घर से, चाचा से पैसे मंगवाए हमने लेने के लिए। यही था, फिर थोड़ा सा भगवान करम से खुल गया तो थोड़ा हम रेडी लगाना चालू कर दी, जिससे बस हमारा घर उड़ चल रहा है, बस खाने पीने का बस। और मेरे जो पापा हैं वो मेरे रिक्शा चलाते हैं और मम्मी कोठियों में काम करती है। तो पापा जैसे आपने बताया कि रिक्शा चलाते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे तो रिक्शा चला नहीं पा सर रहे थे, उससे वो काफ़ी दिक्कतें आई हैं। हाँ, लॉकडाउन में जो है जैसे जाते थे दुबक जो पुलिस वालों से डंडे भी खा के आते थे, तो हमारे लिए काफ़ी उन्होंने भी संघर्ष किया है। और जाते थे वो भी कहीं दुबक के जाते थे, पर तब भी हमारे पेट के लिए लाते थे खाने के लिए कहीं से। हम लॉकडाउन में नहीं आ पाए प्रैक्टिस करने के लिए, उससे हमारी प्रैक्टिस पर बहुत प्रभाव पड़ा था। कभी ऐसा भी हुआ कि पैसे नहीं हैं उस वजह से? हाँ सर, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पर मेरे सर ने मेरा साहस रखा। सर ने कहा टेंशन मत ले, मैं हूँ। तो सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। जो मेरी फ़ीस है सर ने फ़ीस माफ़ कर रखी है, सब चीज़ मेरे को सपोर्ट करते हैं सर मेरे। तो खिलाड़ी नहीं होते, आपको कभी ऐसा लगता है कि फेडरेशन की मदद मिलनी चाहिए या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलनी चाहिए? सर मैंने खूब कोशिश करी है। जो दिल्ली स्टेट से जो कुछ पैसे मिल रहे थे वो मैंने अभी तक फॉर्म में। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही। राजस्थान के सियासी उथल पुथल पर राजस्थान के हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। सचिन पायलट के खेमे को एक बार फिर राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट के खेमे के लिए मजीद 3 से 4 दिनों की मोहलत मिल गई है। और इस वक्त जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है 24 जुलाई तक के लिए। 24 जुलाई तक राजस्थान असेंबली स्पीकर सीपी जोशी इन तमाम लीडरान के खिलाफ 18-19 जो अरकान असेंबली हैं जिन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजा गया है, उस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, पायलट के खेमे को बड़ी राहत मिलती हुई 3 दिन की और मोहलत मिल गई है। आज हमको रेस्पोंडेंट बना दिया था, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी उनको सुन लिया पूरा कोर्ट ने, हमको इंटरव्यू मान लिया और अब उन्होंने फैसला रिव्यू कर लिया है। 24 तारीख को फैसला सुना देंगे वो। लेकिन कोर्ट क्या रहा कुल मिला के कि अब इन लोगों को विधायक जो है उनको 24 तारीख तक का वक्त मिल जाएगा? 24 तारीख तक है, स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस पर। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई? एप्लीकेशन स्वीकार हो गई है और हमको पार्टी बना लिया कोर्ट ने, बहस सुन ली, हमारी रेस्पोंडेंट बना दिया हमारे। स्पीकर को कोई निर्देश दिए कि इस पे आपको एक्शन नहीं लेगा? कहा है ना कि 24 तक कुछ नहीं करें, वो 24 तक कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं करें। तो पायलट खेमे को एक बड़ी राहत, 24 जुलाई तक के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे स्पीकर। इन तमाम 18-19 जो एमएलए हैं उन तमाम सचिन पायलट समेत 19 एमएलए के खिलाफ राजस्थान के असेंबली स्पीकर सीपी जोशी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 3 दिनों की और मोहलत मिल गई सचिन पायलट के खेमे को। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के सियासी उथल पथल पर मिल रही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को मजीद बेचैनियां बढ़ाने वाली यह खबर है, क्योंकि 3 दिनों तक और यह सियासी उथल पथल अभी कहीं ना कहीं बीच में लटकता हुआ नजर आ रहा है। और हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है और फैसला महफूज रखते हुए हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो स्पीकर ने जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिफिकेशन भेजी है उस नोटिफिकेशन पर कोई कार्रवाई 24 जुलाई तक नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को। देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। कोई
समय रखा है या मानने के लिए बाध्य है? 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है। आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5, 6, 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 24 तक विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं ले सकते? देखिए यही निवेदन किया गया ऑर्डर में, जो वर्ड है जितना हमें पता चला है वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। 3 बार डेफर करवाया जा चुका है। बिल्कुल 3 बार, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मामला लंबित रहा है और कोई नहीं चाहेगा इस तरह का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो। इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा पा रहा है समय का अभाव होते हुए और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है, तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है। पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए। तो 24 तारीख तक इस मामले में संभव तो यही कि अभी तक कुछ नहीं। जी 24 तारीख तक के लिए यही है कि आज की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर हो और जो स्पीकर के समक्ष रिप्लाई आज पेश होने वो 24 को पेश हो। जी शुक्रिया सर बहुत। जी और दूसरी अन्य चीज इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, और आज कुछ नहीं, क्योंकि आज सिर्फ सुनवाई पूरी हुई है। अभी कोई कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। फैसले के लिए कोर्ट को समय चाहिए सुनाने के लिए, इसीलिए 24 तारीख बख्शाया गया है। फैसला ऑर्डर्स पे रखा है, वो कोर्ट पूरा ऑर्डर्स पे पूरा प्रोनाउंस करती है जजमेंट या कोई फर्दर ऑर्डर देती है, वो 24 तारीख को ही पता चलेगा। शुक्रिया सर बहुत बहुत। तो 24 तारीख को तय होगा कि सचिन पायलट के खेमे को क्या मिला, अशोक गहलोत की कुर्सी कितनी मजबूत रही और क्या हुआ राजस्थान के सियासी ड्रामे का नतीजा। 24 तारीख तक के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है और स्पीकर से कहा है कि इन तमाम जिन्हें नोटिस भेजा गया 19 एमएलए को, उन तमाम के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। तो राजस्थान के ड्रामे पर फिलहाल 3 दिनों की मोहलत राजस्थान के सचिन पायलट के खेमे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिनों तक के सीएम अशोक गहलोत की बेचैनी और उस खेमे की बेचैनी देखने को मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि आखिर 24 के बाद